अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वहाँ आवाज़ आ रही ठीक? दुरूद शरीफ पढ़ लें। आइए 16 पे थोड़ा सा ज़रा सलाम दुआ कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड नहीं बता रहा दोबारा, वो आते हैं आपको। अच्छा, मैं ना रीवैल्यूएशन मॉडल की सिर्फ वो टेबुलर वर्किंग की प्रेजेंटेशन और थोड़ा बहुत भूल गए होते हैं ओसीआई, ये रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी अगर आप बिल्कुल ही भूल गए हैं तो अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 10 क्लासेस के बाद तकरीबन रीवैल्यूएशन के सवाल मैंने कराने हैं। मेरा ख्याल है 2-3 दिन रीवैल्यूएशन के सवालों पे लगने हैं, 2 दिन। तो वो सवालों की जो कैलकुलेशंस होती थी वो हो जाएंगी तब रिवाइज, अभी मैं उस पर टाइम नहीं लगाता। अभी मैं आपको ना सिर्फ टेबुलर वर्किंग, क्योंकि जिन्होंने मुझसे FR1 नहीं पढ़ा हुआ, मेरे ख्याल में सारे वो टेबुलर वर्किंग से ही कराते हैं शायद, या अगर आपने किसी और टीचर से किसी और तरीके से वर्किंग पढ़ी हो तो जैसे आपको आता है वैसे कर लेना। तो मैं आपको टेबुलर वर्किंग और ख़ास तौर पे SOCI में क्या जाएगा और SOFP में क्या जाएगा, बस ये रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सवालों की कैलकुलेशन में नहीं लगाते भी टाइम। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आती, आइए 16 की सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड वर्किंग की प्रेजेंटेशन और SOFP और SOCI में क्या जाता है सिर्फ वो रिवाइज करवा रहा हूँ। एक तो मार्केट काला रीवैल्यूएशन मॉडल की ना और ये मैं खुद से वैल्यूज लिख रहा हूं यहां पर बगैर किसी सवाल के, बस वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। एसिड का कॉलम, सरप्लस का कॉलम, P&L का कॉलम। लेट्स से 1 जनवरी 17 को एसिड खरीदा 500 का, फिर 31 दिसंबर 17 को डेप्रिशिएट हो गया, फिर 31 दिसंबर 18 को डेप्रिशिएट हो गया, फिर उसके बाद ये रीवैल्यू हुआ 31 दिसंबर 18 को, और रीवैल्यू होकर इसको पहुंचाना था हमने 460 तक। तो अब ये जो 60 का गेन है ये P&L में जाएगा कि सरप्लस में? सरप्लस में। ये हमने लिख दिया यहाँ। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 19 को डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? 460 पे रिमेनिंग लाइफ पे। चलें मैं ऐसी बस मिसाल ले रहा हूँ कि ये हो गई 56,
और यहाँ हो गया 6, ये ऐसे ही लिखा बस मैंने। और ये वाली क्या फिगर होती है 6, मतलब क्या है ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो ये वो फिगर है जो कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करके ज़्यादा चार्ज हो रही है। और अगर कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट की बात करें तो सरप्लस की फिगर को अगर रिमेनिंग लाइफ पे बांट दें तो ये 6 आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर से जा रही है बात नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हल्का फुल्का याद है। फिर उसके बाद ये क्या रह गया 404 54 31 दिसंबर 20 डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई 56 6, क्या रह गया 348 और 48। उसके बाद हो गया रीवैल्यू, और रीवैल्यू होकर ये 30 डाउन चला गया। हाँ जी, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 30 का, सरप्लस में ही एडजस्ट हो जाएगा, P&L की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, जिन बच्चों को सीरियसली, जिन बच्चों के बाद भूल गई हुई है ना, वैसे तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन अगर भूल गई हुई है तो इसके सवालों की प्रैक्टिस बेटे आनी है, क्योंकि हो सकता है ना आपने कुछ साल ज़्यादा पहले पढ़ा हो सकता है फेयर वन ज़्यादा पहले पढ़ा हो। तो इसको मैंने अगले एक टॉपिक में रिवैल्यूएशन के सवालों में करूंगा रिवाइज। वो जब मैंने कर ही देने ना रिवाइज, तो इसलिए फिर मैंने आज का टाइम इसकी कैलकुलेशन की रिवीजन की बजाय बस प्रेजेंटेशन पे लगा रहा हूं। फिर उसके बाद क्या बचा 3 18 18। फिर उसके बाद ये रीवैल्यू होने के बाद अब बची कुची लाइफ पे डेप्रीशिएट हुआ, और अब की बार लेट से इसको 52 कर लेते हैं। क्या रह गया 2 6 6 16। फिर इसको 31 दिसंबर 21 में फिर रिवैल्यू कर देते हैं, और अब की बार इसको गिरा देते हैं 40। हाँ जी। अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने FAR 1 किसी और टीचर से पढ़ा हुआ है, तो ऐसी ही कोई वर्किंग सीख के आए हैं या सब कुछ 15-20 कॉलम बनाने वाला तो नहीं, कुछ इसी तरह ही करते हैं। अब इस 40 का क्या करें, 16 सरप्लस में गुंजाइश है तो 16 यहाँ चार्ज हो जाएगा, और अब जो मजीद लॉस है 24 वो P&L में जाएगा। टू 26 और ये 24। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, लेट से 42 और 8, क्या 20, क्या रह गया 184 16। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 23 फिर डेप्रिसिएशन 42 8, क्या रह गया 1428। और अब एक दफ़ा और कर लेते हैं रीवैल्यू, और अब की बार इसको कर लेते हैं 34। हाँ जी, अपवर्ड आ गया 34। तो पहले जो पिछला लॉस 8 या 24, 8, किसी को 24 लगता, ये 24 नहीं लग रहा किसी को, ये 24 नहीं, मतलब आंखें नहीं, ये 24 नहीं लग रहा था, ये तो 24 ही लग रहा है, ये कह रहा हूँ 8 या 24 यहाँ पर 8, क्योंकि जो लॉस पहले चार्ज हुआ था उसके बाद डेप्रिसिएशन भी तो कम चार्ज हुई थी ना, तो जितनी डेप्रिसिएशन थोड़ी चार्ज हुई थी, किससे थोड़ी, कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करके। शाबाश यार, पास है आप लोगों का FAR 1।
इस कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करके जो थोड़ी चार्ज है वो इसमें से नेट, तो जो बाकी बच गया था उतना P&L में रिवर्स होगा, और जो उसके ऊपर वाला गेन है 26। चलो शाबाश, याद है सब आपको, जबरदस्त। ये पहुंच जाएगा 17626। चलें शाबाश यार, ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा एक्टिवली आपको याद है सारा, ज़बरदस्त। अच्छा फिर एक काम ये करें कि कोई टेस्ट नहीं है, ऐसी बस आपको अपनी मेमोरी के ऊपर जितना भी याद हो, मैं तो बता ही दूंगा। आप लोग एक काम कर दें, सारे सारे सारे, किधर गया, सारे वहां वाले भी, एक्सट्रैक्ट्स SOCI, अब बताता हूँ बताता हूँ 2018, 2020, 2021 और 2023। और इसी तरीके से इन्हीं 4 साल के एक्सट्रैक्ट्स SOFP और नॉन करंट एसेट्स में एसेट और इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस। चलें करें ट्राई। मैं तो बता ही दूंगा, तभी तो आज की क्लास में इसको रिवाइज करा रहा था, मैं तो बेटे बता ही दूंगा। लेकिन पहले आप लोग ट्राई करिए। 18, 20, 21 और 23 का है मैंने। अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है, आवाज आ गई इसमें? कुछ भी रखना। क्या क्या लिखा था मैंने? 18। यार ओसीआई को कुछ ज्यादा लोग लिफ्ट नहीं करवा रहे, पता नहीं। यार ओसीआई को लिफ्ट क्यों नहीं करवा रहे? अच्छा वो पता नहीं किस, आप कौन सी वाली क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स को शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैं हर क्लास में बता देता हूँ। मुझे पता चला कुछ बच्चों के पेरेंट्स परेशान थे कि हमने बच्चों को भी यहाँ हॉस्टल लेके दिया है, आप कह रहे हैं हम महीने बाद कैंपस चेंज कर लेंगे। अरे पिछली गली में भाई, इकरा कैंपस ये पिछली गली में है। ये हम जहाँ बैठे हुए हैं पैदल मेरा ख्याल है 5 से 10 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ है जो इकरा कैंपस बन रहा है। ठीक है, तो वो इसी इलाके में है ना भाई, यहीं यहीं इधर ही है। तो अगर इस क्लास में से, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इस क्लास में से किसी ने कहा होगा, शायद ग्रुप ए में से कहा होगा किसी ने, तो लेकिन फिर भी अगर किसी को गलत फहमी है तो पिछली गली में एकरा कैंपस जो बन रहा है, तो वो हॉस्टल्स नहीं बदलने की जरूरत है, इधर पास ही है। हाँ जी, एफर्ट्स डन। अच्छा मुझे अंदाजा था बेटे, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए ओसीआई रिवाइज कराने को कहा है। कुछ लोगों ने नहीं ओसीआई को लिफ्ट कराई, मैं बताता हूँ आपको। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है और एसओएफपी एज एट होती है। कॉन्सेप्ट ये है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर, अब इधर कर लें कैमरा, इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, ये जो सारी चीजें आ रही होती है ना, सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट, FAR 1 में तो टैक्स नहीं था, लेकिन जहां पर टैक्स होगा तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी को ही अदर वर्ड्स में नेट प्रॉफिट कहते हैं। इस पोर्शन के अंदर
ये जितनी लाइन आइटम्स यहां लिखी हुई हैं वो तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कंपनी में डेप्रिसिएशन और सैलरीज नहीं आ रहा होता, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, समराइज नाम आ रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या छुपे हुए हैं? इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद ये वाला प्रॉफिट आगे किस स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है? एसओ, अरे FR1 पास हुआ पड़ा है आपका। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो अब नहीं है FR2CR के अंदर, वो FR1 में ही था, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसको छोड़ ही दें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नाम से पता चल रहा है स्टेटमेंट है जिसमें क्या शो होती हैं? इक्विटी में जितने हेड्स हैं उनमें होने वाली चेंजेस। तो ये जो पैट है ना, ये एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस नामी स्टेटमेंट में चला जाता है और इसमें मुख्तलिफ हेड्स आ रहे होते हैं, जैसे कैपिटल है, प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो ये वाली फिगर प्रॉफिट फॉर द ईयर इस स्टेटमेंट में रिटेन्ड अर्निंग्स में जाकर ऐड हो जाती, और इसके बाद जो इन सारी आइटम्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं वो कहां जाते हैं? वो एसओएफपी में जाते हैं, इक्विटी के अंदर। तो इन सारे हेड्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो एसओएफपी में चले जाते हैं। तो यहां पर रिटेन्ड अर्निंग्स का एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा जो ये वाला होगा। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आते हैं इसमें, उसका एंड रिजल्ट नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर निकलता है। ये फिगर प्रेजेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर में, रिटेन्ड अर्निंग्स वाले कॉलम में प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, इनफैक्ट हर कॉलम का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये एज एट है, और एसओएफपी में इक्विटी के हेड में ये सारी लाइनें प्रेजेंट हो जाती हैं। यहां तक कोई इख्तलाफ, एतराज, तकलीफ, को बुरा लगाओ किसी को? कुछ ऐसे बल्कि एक जुमला दोबारा, इसमें क्या प्रेजेंट हो रहे हैं? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। इनकम्स और एक्सपेंसेस 5 ग्रुप्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो जो इनकम्स और एक्सपेंसेस है ना वो यहां प्रेजेंट होते हैं। कुछ गेन्स और लॉसेस, इनकम एक्सपेंस नहीं कह रहा, कोई गेन्स और लॉसेस फॉर द ईयर ऐसे होते हैं जो उनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ने मना किए हुए हैं यहां जाना। FR1 में 2 पढ़ के आए हैं आप, IS 16 में और IS 38 में रीवैल्यूएशन वाला। CR में एक और आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे हम, एक और आएगा। तो ऐसे गेन और लॉसेस फॉर द ईयर जो हैं गेन और लॉस, फायदा और नुकसान, लेकिन उनको उनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ने इनकम एक्सपेंस मानने से मना किया हुआ है। इनकम और एक्सपेंस मानने से मना किया है, वो भी गेन लॉस फॉर द ईयर। तो उनके लिए ना एक अलग से जगह बनाई गई है जो कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं ना, तो फिर इनकम स्टेटमेंट के नाम की जरूरत रहती नहीं। अब ये पूरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो कि किसी दौर में इनकम स्टेटमेंट होता था वो है, और एक इसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है जिसको कहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या OCI। तो ये वाला पोर्शन इनकम स्टेटमेंट या P&L कहलाता है, ये वाला पोर्शन OCI कहलाता है। इस पोर्शन में चूंकि ये पार्ट किसका है ओवरऑल? नहीं, इनकम स्टेटमेंट नहीं बेटे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। तो ये सारा का सारा पेज फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 हिस्से, P&L जिसमें क्या आना है? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, और जो यहां नहीं आ सकते वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये दोनों हिस्से मिलाकर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। आपके सिलेबस में CR के ये 3 चीजें रह जाएंगी, 2 कह देता हूं बल्कि, क्योंकि IS 16, IS 38 इन दोनों में है रीवैल्यूएशन ही। तो एक रीवैल्यूएशन गेन लॉस
और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे हम फेयर वैल्यू गेन लॉस। तो आपके लेवल पे यहां 2 लाइन आइटम्स हैं। अभी चूंकि एक पढ़ चुके हुए हैं तो मैं आपको वो बता रहा हूं, रीवैल्यूएशन गेन या लॉस। जो फिगर यहां लिखी जाएगी ग्रैंड टोटल के अंदर नेट प्रॉफिट में इसको ऐड लेस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, इस फाइनल आंसर को कहते हैं टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। जिस तरह इस पोर्शन का एंड रिजल्ट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर था, तो इस पोर्शन में भी अलग अलग आइटम्स हैं। रिवैल्यूएशन गेन लॉस है, ये आप अब तक पढ़ चुके हुए हैं। एक अगले चैप्टर्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फेयर वैल्यू गेन लॉस आना है। अभी जब आना है अभी तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। जिस तरह फॉर द ईयर प्रॉफिट इवेंचुअली इस स्टेटमेंट में जाकर पार्क हो रहा है, ये फॉर द ईयर है ना, इसने जाकर इससे मिल जाना है। जैसे नदी नाले हैं ना, वो जाकर कहीं दरिया में गिर रहे हैं, दरिया कहीं जाके समुद्रों में गिर रहे हैं, तो ये फॉर द ईयर है। इस से जो प्रॉफिट है उसने जाकर कहां गिरना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, और इसकी रेलिवेंट अलमारी, रेलिवेंट कॉलम, रेलिवेंट खाना रिटेन अर्निंग। तो इनके लिए भी यहां कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये जो रिवैल्यूएशन गेन लॉस है, इससे रिलेटेड इक्विटी ग्रुप का कौन सा नाम इस्तेमाल होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, इसको रिटेन अर्निंग कह रहे हैं इस फिगर को। जा ये रिटेन अर्निंग्स में रहा है, लेकिन इसको नहीं रिटेन अर्निंग कह रहे। तो मुझे चलते फिरते कुछ लोगों का यहां रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा नजर आया। ये नहीं है रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये क्या है, ये रिवैल्यूएशन गेन या लॉस फॉर द ईयर है। लेकिन ये फॉर द ईयर एसओएफपी सॉरी चेंजेस इन इक्विटी में, यानी इक्विटी के जिस हेड में जाकर एक्यूमुलेट होना है, उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस कहते हैं। तो वो जो नीली वाली फिगर है ये चली जाएगी इधर। ये फॉर द ईयर फिगर यहां प्रेजेंट हुई, और फाइनली इन सब की तरह इसका क्लोजिंग बैलेंस ये इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से आ जाएगा। ये है इन आइटम्स की एसओसीआई में, चेंजेस इन इक्विटी में और एसओएफपी में प्रेजेंटेशन। अब उस सवाल की फिगर्स से और क्लियर करता हूं। पहले आप ये जो मैंने कहानी बताई है इसमें बताएं बेटे, कोई कंफ्यूजन, कोई एतराज। हाँ जी, ये नोट कर लेंगे तो मैं आगे चलता हूँ।
ये पूरा आ रहा है ना बेटे इस कैमरे में? इसमें बेटा सवाल पूछना है कोई? कोई सवाल किसी का वहां? अच्छा, अब ये जो टेबुलर वर्किंग की होगी ना, एक्सट्रैक्ट्स की फिगर यहीं से निकलेगी। तो जो 2018 में होने वाली सारी लाइनें हैं, यानी ये दोनों, ये 2018 की चीजें, ये 2018 की एसओसीआई, और जो 18 का क्लोजिंग है ये एसओएफपी। इसी तरह 2020 पूछा था मैंने, तो 2020 के अंदर जो यहां होता नजर आ रहा है ये 2020 के एसओसीआई में, और जो 20 का क्लोजिंग है यानी ये एसओएफपी में। और मैंने 2021 पूछा, तो जो 21 में हो रहा है यानी ये, यहां से हमें 2021 की एसओसीआई की चीजें मिलनी है, और ये 21 का नहीं, बस ये एसओएफपी। और मैंने 23 पूछा था, तो 23 की ये लाइनें ये एसओसीआई की फिगर्स बताएंगी, और ये एसओएफपी की। अब इन फिगर्स को प्रेजेंट करता हूँ। ये बेटे मिटा दूँ? मिटा दूँ? एसओसीआई फॉर द ईयर। और मैं बेशक आपको रिकैप दे रहा हूँ, लेकिन चले अभी ही बताता हूँ। सीआर में जो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं ना, वो एफआर से मिलते जुलते ही हैं। यानी सीआर में आपको, ये मैं बाद में दोबारा भी बताया करूँगा बातें, सीआर के एग्जाम क्वेश्चन में या तो आपसे एक्सट्रैक्ट्स पूछे होते हैं, ये काफ़ी कॉमन सवाल है, या फिर आपसे नोट्स, दो को आईएएस हैं जिनके नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, टेस्ट होना, नोट पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें अंग्रेजी के सवाल भी होंगे, डिस्कशन वाले सवाल भी होते हैं। तो जिस तरह एफआर के अंदर सवालों की टाइप्स होती थी ना, सीआर में भी वैसे ही हैं। तो ये एक बड़ा नॉर्मल सवाल है कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एसओएफपी। तो अब जब हम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई बना रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, तो उसमें बस सिर्फ ये ख्याल करना होता है कि एक तो हेडिंग आ गई एसओसीआई, अगर उस सवाल में कोई ओसीआई आइटम्स हैं तो ओसीआई की हेडिंग से ऊपर ऊपर पहले सारे इनकम्स एक्सपेंसेस जो भी उस सवाल में है वो लिख लें। लंबा हो गया सेंटेंस। अगर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई पूछा है तो उसमें कोई मजीद हेडिंग की जरूरत नहीं होती, उस सवाल में जितने इनकम्स एक्सपेंसेस हैं सिंपली उनको लिस्ट डाउन कर दें,
और इनकम्स और एक्सपेंसेस दोनों हैं तो बेहतर है कि एक्सपेंसेस के साथ ब्रैकेट लगा दें, फर्क करना आसान हो जाता है। तो जो इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर हैं उनको लिस्ट डाउन करें, उनकी फॉर द ईयर वैल्यूज, और उनमें से जो एक्सपेंस है उसको ब्रैकेट लगाते जाएं। और अगर ओसीआई आइटम भी है तो इनकम एक्सपेंस की लाइनें लिखने के बाद ओसीआई की छोटी सी हेडिंग देके उसके नीचे ओसीआई लिख के दिखाता हूं। इस सवाल में इनकम एक्सपेंसेस क्या क्या है, एक दो डेप्रिसिएशन, ये जो ये 23 में रीवैल्यूएशन गेन कितना है? 34। देखें, रिवैल्यूएशन गेन का मतलब है कितनी वैल्यू बढ़ी है, तो 34 का गेन है। एसेट की वैल्यू बढ़ी है और गेन 34 का है। अब इसको अगर मैं एंट्री भी आपको रिवाइज करवाऊं तो ये 23 वाली एंट्री क्या हो रही होगी? 2023 वाली एसेट कितने से डेबिट हो रहा होगा? 34, तो गेन 34 है। अब उस 34 गेन को हम रिकॉग्नाइज कहां कर रहे हैं? जितना पीएनएल वाले कॉलम में लिख रहे हैं आप, वो पीएनएल में क्रेडिट जा रहा है, और जितना आप सरप्लस वाले कॉलम में लिख रहे हैं वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम, एंट्री में रिवैल्यूएशन सरप्लस है, वैसे बोलने में हम उसको ओसीआई कह रहे हैं, लेकिन अकाउंट का नाम रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो 26 यहां दोनों से बताता हूं। अगर एंट्री से याद रखें तो रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर की एंट्री में जो पी एंड एल क्रेडिट हो रहा है ये इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, और जो सरप्लस क्रेडिट हो रहा है ये ओसीआई की आइटम है। और अगर टेबुलर वर्किंग से याद रखें तो रिवैल्यूएशन वाली लाइन में जो सरप्लस कॉलम में फिगर लिखी है वो ओसीआई की है, और जो पीएनएल वाले कॉलम में लिखी है वो पीएनएल की। इसी तरह 2021 की बात करते हैं। 2021 में रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? 40, लॉस 40 है। अगर इसको एंट्री की शक्ल में देखें, एसेट 40 का लॉस है तो एसेट क्रेडिट 40, इस एसेट में जो डाउनवर्ड्स रिवैल्यूएशन है इसका लॉस है तो 40, लेकिन पहले 16 सरप्लस को चार्ज होना है, तो डेबिट सरप्लस में जो जाएगा वो 16 है, और जो इन एक्सेस ऑफ 16 है यानी 24 वो पीएनएल में जाएगा। तो अगर आप इसको एंट्री से याद रखें तो रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर की एंट्री में जो पीएनएल में डेबिट हो रहा है ये पीएनएल में प्रेजेंट होने वाली आइटम है, और जो सरप्लस में डेबिट हो रहा है ये ओसीआई में प्रेजेंट होने वाली आइटम। अच्छा, ये चूंकि रीकैप है तो मैं बता रहा हूं, समझा रहा होता तो और प्यार से और गहराई से बता रहा होता, ये मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं आपको। जो नई चीजें होंगी वो अच्छे से ही पढ़ाऊंगा। तो जो एंट्री है रिवैल्यूएशन की उसमें जहां सरप्लस में डेबिट या क्रेडिट जा रहा है ये ओसीआई की आइटम है, और जो पीएनएल में डेबिट या क्रेडिट जा रहा है वो पीएनएल में प्रेजेंट होने वाली आइटम है। अगर इसको टेबुलर वर्किंग से याद रखना हो तो रिवैल्यूएशन वाली लाइन में जो फिगर सरप्लस कॉलम में लिखी दिखा रहे हैं वो ओसीआई आइटम है, और जो पीएनएल में लिखी दिखा रहे हैं वो पीएनएल आइटम। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई हमें इस लाइन से फिगर्स उठानी। अब उसको मैंने आपको एंट्री से भी रिवाइज करवा दिया कि एंट्री से याद रखना हो तो जो रिवैल्यूएशन वाली एंट्री के अंदर सरप्लस डेबिट क्रेडिट है वो ओसीआई आइटम है, जो पीएनएल डेबिट क्रेडिट है वो पीएनएल आइटम है। और टेबुलर वर्किंग से भी जो रिवैल्यूएशन वाली लाइन है उसमें जो सरप्लस में लिखा नजर आ रहा है वो ओसीआई आइटम है, जो पीएनएल में लिखा नजर आ रहा है वो पीएनएल आइटम है। ये मैं एक्सट्रैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। चलिए, एंट्री भी सामने आ गई तो ये भी लिख लेते, रिवाइज ही हो जाता।
चले लिख ली एंट्री। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई में एक तो आ जाएगी डेप्रीसिएशन। 2018 की डेप्रीसिएशन 50, 2020 पूछा था मैंने, 2020 की डेप्रीसिएशन 56, 2021 कहा था मैंने, 21 की डेप्रीसिएशन 52, और 23 कहा था मैंने, तो 23 की डेप्रीसिएशन 42। अच्छा, अगर किसी मासूम इंसान को लगता है हमने तो FR1 में साल जो है वो 18, 19, 20 ऐसे सीखे हुए हैं, या कंपैरेटिव में सीखा था कि अगला पिछला साल कंपैरेटिव है, तो मैंने एम बस ये 4 साल पूछे थे, इस तरह से नहीं प्रेजेंट होते। और इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स जो रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर, ये रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर, ये रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर नहीं है। ये क्या है? ये तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की आइटम है, सरप्लस से निकल के रिटेन अर्निंग के कॉलम में, ये नहीं है इनकम स्टेटमेंट की आइटम। तो जो 2018 में रिवैल्यूएशन वाली लाइन है, हमें इसमें से रिवैल्यूएशन गेन लॉस की फिगर वहां लिखनी है। P&L नहीं है, सारा OCI है। तो इनकम एक्सपेंसेस की लाइनों के नीचे OCI की हेडिंग और रिवैल्यूएशन गेन। 18 में 60 का गेन है, बताता हूं 20, 21 में रिवैल्यूएशन लॉस है, लेकिन इस 40 को यहां प्रेजेंट नहीं करना, 16 और 24 को करना है ये रिवैल्यूएशन लॉस, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस, लेकिन इतना OCI में और इतना OCI से ऊपर, तो यहां अंग्रेजी आ जाएगी रिवैल्यूएशन गेन। ये लॉस है, तो 16 का लॉस है रिवैल्यूएशन लॉस, लेकिन वो OCI में है, और 24 है रिवैल्यूएशन लॉस, लेकिन वो ऊपर वाले पोर्शन में, रिवैल्यूएशन लॉस 24। इसी तरह 23 है रिवैल्यूएशन गेन, लेकिन इतना रिवैल्यूएशन गेन OCI में प्रेजेंट होना है और इसको P&L में प्रेजेंट करना है। तो रिवैल्यूएशन गेन इस वाले के सामने 8 और इस वाले के सामने 26। ये रिवैल्यूएशन लॉस है, लेकिन सारा का सारा OCI में, तो ये OCI में रिवैल्यूएशन लॉस। ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI की फिगर, ये फिगर भी, ये वाली फिगर SOCI की नहीं होती, ये वाली फिगर SOCI की नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सरप्लस वाले कॉलम से रिटेन अर्निंग्स कॉलम में ट्रांसफर है। अब बताएं बच्चों, इनमें से कोई फिगर पे कुछ भी पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछ? सबको सब याद? अच्छा, याद नहीं था, तो अब बताएं, समझ आ गया सबको? क्लियर पूरा कि OCI से नीचे और OCI से ऊपर कितना है वहां बच्चों? है सवाल?
लड़ो नहीं, क्या बताया, क्या पूछना है, पूछना है कुछ? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप इसको रिवैल्यूएशन गेन नहीं लिखना चाह रहे, इसको रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल लिखना है, लिख लें। मेन बात यह है कि ओसीआई से ऊपर कितना प्रेजेंट होना है और इससे नीचे कितना प्रेजेंट होना है, मेनली ये। अंग्रेजी आप चेंज कर लें इसकी। जब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी पूछे हो ना, तो एसओसीआई में तो कोई हेडिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये फर्क करना होता है कि ओसीआई आइटम अगर इन्वॉल्व है तो इससे ऊपर इनकम एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसके नीचे ओसीआई आइटम। अगर सवाल में ओसीआई आइटम है ही नहीं तो बस एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और इनकम एक्सपेंसेस। लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी पूछा हो तो तमीज ये है कि हेडिंग्स भी लिखिए, कि नॉन करंट एसेट्स में है, कि करंट एसेट्स में है, कि इक्विटी में है, कि नॉन करंट लायबिलिटी में है, कि नॉन करंट लायबिलिटी में है। तो इस सवाल में एसओएफपी की क्या क्या आइटम्स आ रही हैं? एक तो एसेट है नॉन करंट एसेट्स में, पीपी का नाम ज्यादा बेहतर है कि पीपी का नाम लिखें, नहीं तो जो भी सवाल में एसेट है वो एसेट लिख दें बेशक, और इसमें इक्विटी आइटम इन्वॉल्व। तो एक इसमें पीपी आ जाएगा और एक रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा किसी ने पूछा, नहीं खुद ही बता देता हूं, हो सकता है किसी को लगे कि रिटेन अर्निंग्स का कॉलम क्यों नहीं आ रहा। तो हमें रिटेन अर्निंग्स का कोई बैलेंस नहीं पता है, हमें सिर्फ फिगर पता है कि सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में कितना ट्रांसफर हो रहा है, रिटेन अर्निंग का कोई बैलेंस थोड़ी पता है। तो इसलिए एसओएफपी में यहां रिटेन अर्निंग्स नहीं आ रहा होगा। पीपीई और सरप्लस चूंकि एसओएफपी है तो इनके क्लोजिंग बैलेंस आने, ये हमारी टेबुलर वर्किंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये एसओएफपी आइटम्स है। तो 18 का क्लोजिंग एसेट में इतना है, सरप्लस में इतना है। 20 का क्लोजिंग एसेट में इतना है, सरप्लस में इतना है। एसओएफपी 2018 क्या है? 460 60 20 में 20 में ये रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर हुई है तो सरप्लस में इतना बैलेंस बच गया। ये रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर है, ये ओसीआई में जाना है, ये बचा कुचा बैलेंस ये एसओएफपी में जाना है, यानी एसओएफपी में क्लोजिंग बैलेंस जाना है। ये जो मैंने लाल लाल लाइन लिखी हुई है ये रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर है, तो ये ओसीआई की आइटम है, और जितना सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा ये एसओएफपी के आइटम है। तो 21 में ले ली, ये आई 16 में मैंने आपको बस ये एसओसीआई और इसका फ्लो रिवाइज कराना था। बाकी जो इसकी रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशंस हैं वो अगले टॉपिक में मैं कैलकुलेशंस के चूंकि सवाल कर रहा हूँ तो वो वहाँ रिवाइज हो ही जाएगा। यहाँ तक बता दें बेटे, कोई सवाल किसी का? एक्सट्रैक्ट्स के हवाले से कुछ सवाल? हाँ भाई, एक्सट्रैक्ट्स के हवाले से कुछ सवाल? कैमरा उस पर रखिएगा। मैं मिटा रहा होता हूँ तो उस पर कैमरा ना रखें, जो लिखा हुआ है वहाँ रखें कैमरा।
हटा दूँ ये वाला पोर्शन, हटा दूँ ये पोर्शन। IS-20 बहुत थोड़ा सा इसमें टेस्ट हो सकता है CR में, और वो भी वो जहां पर ग्रांट डेफर्ड इनकम बन रही होती है, उतना बस। तो इसलिए बस उतना वाला ही बता रहा हूं। गवर्नमेंट से ग्रांट मिले किसी एसेट से रिलेटेड, यानी गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि रॉ मटेरियल खरीद लो, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि रॉ मटेरियल खरीद लें, तो फिर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एसेट नहीं होता। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होती है कि अगर गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म एसेट, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की अकाउंटिंग के दो तरीके हुआ करते थे, खैर अभी भी होते हैं। एक तरीका कि एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाए, और दूसरा तरीका कि उसको डेफर्ड इनकम माने और ओवर द पीरियड एसेट की डेप्रिसिएशन से मैच करवाएं। तो इसकी अकाउंटिंग के दो तरीके। एसेट की कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर दें, अच्छा इस सूरत में क्या होगा कि डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड अमाउंट पर चार्ज हो रही होगी। यानी ग्रांट को एसेट में से ही लेस कर लिया, तो उससे डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड अमाउंट पर चार्ज होती है। और मेथड 2 ये है अच्छा यहाँ ना मैं अंग्रेजी लिखने की बजाय काम कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप समझदार बच्चे समझ जाएंगे। कि एसेट पूरी अमाउंट पे शो होता है, और जो ग्रांट मिली वो अलग से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है गवर्नमेंट ग्रांट, जो कि प्रेजेंटेशन के एतबार से एक लायबिलिटी है, प्रेजेंटेशन के एतबार से, वरना ये ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन के एतबार से, यानी डेफर्ड इनकम। तो अब से ऑनवर्ड्स ये डेप्रिशिएट हुआ करेगा, एसेट की लाइफ पर, और ये इनकम बना करेगी।
और बराबर बांट देंगे, फिर डेप्रिसिएशन से मैच करवाएंगे। जो भी मेथड चल रहा होगा उसके साथ मैच करवाएंगे। तो सीआर के सवालों के लिए ये इतनी काफ़ी है गवर्नमेंट ग्रांट। खैर जहाँ ये बताया था तो दूसरा भी बता ही देता हूँ। ये भी ज़रा ज़रा सा याद है, तो अगर ज़रा ज़रा सा याद है तो बता दें, अगर कहीं पर कोई मैंने ऐसी बात की जो कंट्राडिक्टी लग रही है या कुछ और याद है। और अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम क्या होती है? जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं होती। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वो है जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है। तो इसके लिए दो बातें, या तो ग्रांट मिली होती है किसी पास्ट के गम को भुलाने के लिए, या फिर हालात देख के तो क्या होता है कि 6 पैसे रख लो, और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब है कोई कंडीशन नहीं है, बस रख लो पैसे। तो या तो ग्रांट मिली होगी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, या फिर किसी पास्ट की तकलीफ को कंपनसेट करने के लिए। या फिर ग्रांट मिली होगी किसी आइंदा के काम करने की शर्त पर। अगर तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं कि रख लो रख लो रख लो, या फिर किसी पास्ट की तकलीफ के लिए दिए, तो ये फौरन के फौरन इनकम बन जाएगी। अगर किसी पास्ट की तकलीफ के लिए है, कोई पिछले साल सैलाब आया था, नुकसान हो गया था, उसके लिए गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दी है, तो ग्रांट को फौरन इनकम बना लेंगे।
इमीडिएटली। और अगर किसी फ्यूचर के खर्चे के लिए मिली है ग्रांट तो डेफर्ड इनकम बनेगी, और आस्ता आस्ता इनकम बनाएंगे। और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब जब नहीं, कंडीशन मीट नहीं, वो I-41 में था। जब जब ये खर्चा, जब जब जैसे जैसे एक्सपेंस बनेगा, तब तब वैसे वैसे इनकम बनेगी। कंडीशन मीट वाली बात I-41 की थी। तो ग्रांट अगर किसी फ्यूचर खर्चे के लिए मिली है तो जब जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा, उसी से मैच करते हुए ग्रांट इनकम बनेगी। तो ये है नहीं, कंडीशंस पूरी होना नहीं बात इसके लिए सही जुमला बनता। जिस खर्चे के लिए ग्रांट है ना, उस खर्चे को हमने जैसे जैसे एक्सपेंस बनाना है उससे मैच करना है। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ जगह कम है, ये आप अपने अल्फाज में ही लिख लें कि जब जब जैसे जैसे इस खर्चे ने एक्सपेंस बनना है, ग्रांट ने उससे मैच होके इनकम बनना है। कंडीशन मीट इसलिए नहीं कह रहा था ना कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने इन पैसों से रॉ मटेरियल खरीदना है और हमने सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया तो भी इनकम नहीं बना लेंगे। हाँ, तो इसलिए मैं मिसाल दूसरी दे रहा हूँ ना कि अगर गवर्नमेंट ने कहा था कि रॉ मटेरियल खरीदना है, हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया तो इनकम थोड़ी बन जाएगी। वो रॉ मटेरियल जब एक्सपेंस बनेगा तब जाके इनकम बनेगी। अरे अगर स्टोर में रखा हुआ है तो रॉ मटेरियल एक्सपेंस थोड़ी होगा, इन्वेंट्री होगी। हाँ, जब वो खर्चा इनकम एक्सपेंस बनेगा तो इनकम बनेगी ग्रांट। तो जिस खर्चे के लिए ग्रांट मिली है वो खर्चा जब एक्सपेंस बनेगा तब उससे मैच करते हुए ग्रांट को इनकम बनाना है। अच्छा, इसमें कितना काफी है? कितना काफी? I-23 में क्या होता है? बोरिंग कॉस्ट। या तो होती है स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग में क्या होता है? बोरिंग स्पेसिफिकली एसेट के लिए ही होती है, तो इसमें जितना असल में इंटरेस्ट पड़ रहा होता है, और इसमें से माइनस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम।
ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। और अगर जनरल बोरिंग है, कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई होता है किस पर? बहुत पुरानी बात है। जितना एसेट पर खर्चा जब जब जैसे जैसे कर रहे होते हैं तो वैसे वैसे उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अच्छा, इसमें चूंकि मेनली कैलकुलेशन ही प्रैक्टिस थी ना, तो उसको तो मैं यहाँ को 4 लाइनों में समेट भी नहीं पाऊंगा। तो अगर तो आपको ज़रा ज़रा सा याद है तो बहुत गहराई चाहिए भी नहीं। मेरे ख्याल में एक दफ़ा IAS 38 में टेस्ट हुआ हुआ है कुछ 2 साल पहले, 3 साल पहले गालिबन, और बहुत पहले टेस्ट हुआ हुआ तब वो FR2 के सिलेबस में होता था। तो उतनी गहरी टेस्टिंग नहीं होगी इसकी कैलकुलेशन की। फिर भी अगर अपने नोट्स रिवाइज करने हो तो कर लेना, वरना ये जितना जितना बता रहा हूँ ये FR2 CR के लिए काफ़ी है। अच्छा, एक IAS 8 रह गया, वो एक दफ़ा जिस सवाल में टेस्ट हुआ था उस सवाल को जब डिस्कस कर रहा हूँ ना वो तब रिवाइज कराऊंगा, अभी वो फ़ायदा नहीं रिवाइज कराने का। अच्छा, कल से मैं आपको प्रॉपर CR शुरू करा रहा हूँ, IAS 10 से कराऊंगा शुरू। तो जब तक बुक नहीं आप तक आ पाती ना तो मैं हर चैप्टर का फिर आपको वो PDF दे रहा हूँ। तो वो आज आपसे ग्रुप में शेयर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग वालों को तो वैसे भी मैंने वो पोर्टल पे चैप्टर्स रखने ही हैं PDF, तो वो फिर आपको कल मिल जाएगा। इनफैक्ट आज ही भिजवा दूंगा। तो कल से इंशाल्लाह CR का पहला चैप्टर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अरे रजिस्टर बंद कर रहे हैं, ये तो लिखते जाओ। कैपिटलाइजेशन रेट। अच्छा, ये अगर तादाद आपकी स्टेबल हो जाए ना तो फिर मैं आपको वो कागज़ भी दे दूंगा कि ग्रिड में चैप्टर्स हैं कौन कौन से। वो फिर आपसे वो कागज़ भी शेयर करूंगा कि CR के टोटल सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं वो किस किस ग्रिड में हैं और कितने कितने नंबर वाले हैं। लो जी, FR1 की जितनी मुझे ज़रूरत थी वो टॉपिक्स रिकैप दे दिया, बाकी पास तो इंशाल्लाह आपने हो ही जाना है। तो कल से फिर ऑफिशियली CR का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।